नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में डॉक्टर संजय उप्रेती हैं जो IBM में एक सीनियर इंजीनियर हैं और विगत 30 वर्षों से आप IBM कंपनी में काम कर रहे हैं और एक शीर्ष वैज्ञानिक हैं। आज हमें मौका मिला है कि हम आपके विषय पर ही आज आपसे बातें करें। तो थोड़ी ये बताइए ना, जो क्लासिकल और जो क्वांटम कंप्यूटर है, इसमें क्या बेसिक अंतर है इसमें? जो क्लासिकल कंप्यूटर जैसे हम यूज करते हैं, जिसको साधारण कंप्यूटर हम बोलते हैं आज के समय में, वही कंप्यूटर आपके मोबाइल में भी होता है। चिप जो होती है वही आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, इवन जो सुपर कंप्यूटर है सब में वही कंप्यूटर रहता है। वो बिट पे काम करता है और उसमें एक सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपने मान लो कि आपने कहा 2 + 2 कितना है, वो हमेशा 4 ही आंसर करेगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको बोलते हैं डिटर्मिनिज्म, कि आपका जो रिजल्ट है वो डिटर्मिनिस्टिक है, कि आप 100 बार 2 + 2 कहें या 1,00,000 बार 2 + 2 कहें या एक बार कहें, आंसर आपका हमेशा 4 ही आएगा। ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि भाई उससे आप दुनियादारी कर सकते हैं। आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, ना एक पैसे का अंतर इधर होगा ना उधर होगा। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका ये क्लासिकल कंप्यूटर का कि डिटर्मिनिस्टिक है। दूसरा ये है कि क्लासिकल कंप्यूटर ये बूलियन लॉजिक पे काम करता है। अब बूलियन लॉजिक क्या होती है? वो मैथमेटिक्स है जो 0 और 1 के बाइनरी के बेस पे होता है। जैसे हम मान लो कि साधारण मैथमेटिक्स होती है, वो होती है डेसिमल सिस्टम में। 0 से 9 तक हुआ, फिर 10 में फिर 1 0 आ गए, फिर 11 12 जो भी हुआ, तो 0 से 9 नंबर है, 10 नंबर है, 0 से लेकर के 9 तक। इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम, क्योंकि 10 के बेस पे चल रहा है। तभी तो हमने कहा 10 के बाद 11 शुरू हो जाता है, 1 1, फिर 100 हो गया तो उसके बाद 1 0 1, फिर 1000 हो गया, फिर 1 0 0 1, तो 10 की घात से हुआ। बाइनरी सिस्टम जो होता है, जो बूलियन लॉजिक होता है, वो 2 की घात से होता है। तो 0 1 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1 0 हो गया। जैसे वहां 10 होता था, यहां पर 1 0, पर वहां 10 का मतलब तो 10 हुआ, यहां पर 1 0 का मतलब होता है 2, क्योंकि 0 1 के बाद फिर अब 2 आ गया, और फिर 2 के बाद 3 होगा 1 1, वहां पर 1 1 तो 11 होता है, यहां पर 1 1 होगा 3, क्योंकि 2 to the power 1 + 2 to the power 0, इस तरह से। तो ये हो गया आपका बूलियन मैथमेटिक्स। तो ये क्लासिकल कंप्यूटर जो है ये बूलियन मैथमेटिक्स पे काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बूलियन मैथमेटिक्स पे काम नहीं करता, और ना वहां डिटर्मिनिज्म होता है। डिटर्मिनिज्म ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी चीज का एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप उसको गुणा करने के लिए तो कभी यूज नहीं करेंगे। या बैंकिंग में आपको काम करना है तो आपको वहां के जो पूरा आपका लेजर होता है उसको ऐड करने के लिए कभी उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेगा 2 + 2 = 3.9 भी कह सकता है, 4.5 भी कह सकता है, 100 भी कह सकता है। अच्छा। पर 95% 99% चांस है कि वो 4 ही कहेगा, पर उसमें बाकी ऑप्शन भी होते हैं। तो वो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक तरह का कहना चाहिए प्रोबेबिलिस्टिक उसका नेचर है। एक तो डिटर्मिनिस्टिक हो गया कि एग्जैक्ट आ रहा है, एक हो गया प्रोबेबिलिस्टिक कि किस आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लासिकल कंप्यूटर में तो हम कहेंगे भाई 2 + 2 में 4 की प्रोबेबिलिटी 100% है, बाकी किसी भी आंसर की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वहां काम कर रहे हैं। अब आपको लगा ये क्या बकवास कंप्यूटर है, ऐसा कंप्यूटर कौन यूज करना चाहेगा? वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की समस्या का समाधान कर रहे हैं। जैसे मैंने एक बार आपके स्कूल के बच्चों को एक एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे 5 6 है, 5 5 जो भी है। आपने कहा 5 फुट 6 इंच, मैं कहूंगा कि आप एग्जैक्ट 6 इंच है? आप कहेंगे हाँ नहीं 5 फुट पौने 6 इंच है। मैंने कहा एग्जैक्ट पौने 6 इंच है। आप कहेंगे भाई हाँ पौने 6 होगा, थोड़ा सा 1-2 मिलीमीटर इधर उधर होगा। मैंने कहा एग्जैक्टली 1-2 मिलीमीटर होगा। आप कहेंगे यार तुम क्यों परेशान कर रहे हो, जब मेरा उससे चल जा रहा है। तो बस हमारी साधारण जिंदगी में अगर देखा जाए तो हम भी प्रोबेबिलिस्टिक ही करते हैं, हम एग्जैक्ट कभी नहीं बता सकते हैं।
ना कोई इंसान एग्जैक्ट कोई चीज बता सकता है। हाँ, वो तो संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। क्योंकि अगर मैं पूछते रहूं तो मैं एटम और इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाऊंगा और वो सवाल वहां भी नहीं रुकेगा। क्योंकि हम मेजरमेंट के लिए कौन से टूल यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मेजरमेंट के लिए कौन से टूल यूज कर रहे हैं, उस टूल की क्या एक्यूरेसी है, और दूसरी बात क्या वो वास्तव में इवन संभव है। मान लो कि भगवान ने आपको ऐसा टूल दे कि जो इन्फिनिट एक्यूरेसी देखे, तब भी संभव नहीं है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे करते हैं। आपको पता ही नहीं कि उसकी पोजीशन कहां पर है। जब आपको ना इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता है ना एटम की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, तो आप एग्जैक्टली कैसे पता लगा सकते हैं कि यहां तक है और यहां तक नहीं है। वो तो क्या क्लाउड हो गया, जैसे आपके बादलों में देखते हैं ना, किसी को कि यार बादल की जरा सीमा जरा वो करके देखो, कोई नहीं कर सकता। वाकई में देखा जाए तो जीवन तो प्रोबेबिलिस्टिक ही, जीवन प्रोबेबिलिस्टिक ही है, चलता वैसा ही। बिल्कुल। तो प्रकृति में देखा जाए तो सब चीजें प्रोबेबिलिस्टिक है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आपको सही आंसर देती है। हमारी आदत है एग्जैक्ट आंसर करने की, क्योंकि हमको अच्छा लगता है बस, और इसलिए हम वो साधारण मैथमेटिक्स यूज करते हैं जिसकी हमको आदत पड़ गई है। डेसिमल बेस में एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, 2 + 2 = 4, ये हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए, अगर प्रकृति में कुछ पूछे कि कौन 2 ऐसी चीजें हैं जिनको मिलकर 4 होता है, तो कोई आंसर नहीं कर सकता। क्या 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि हम 2 को भी तो कंप्लीट डिफाइन करना बड़ा मुश्किल। कंप्लीट डिफाइन करना मुश्किल है भाई 2 को क्या माना, 2 माना है या 1.99 नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। या 2.00। मैंने कहा कि 2 आदमी है, मैंने कहा 2 आदमी है, तो आपने कहा ठीक है 2 आदमी है, तो चलो हाँ लग तो रहा है कि 2 अलग अलग आदमी है। अब बताओ ये कहां पर से 2 है, मतलब यहां से ये खत्म हुआ, यहां से दूसरा शुरू हुआ, वो कहां पर खत्म हुआ आप शुरू करके देखिए, वो आप उसमें घूम जाएंगे। तो उसमें हमारे यहाँ एक चीज कहते हैं, संस्कृत में एक है अनवस्था दोष। वैदिक सिद्धांत में एक बड़ा फेमस वो है फिलोसोफर जो इनमें बहुत डिस्कशन हो चुके हैं भूतकाल में भी, अनवस्था दोष, कि आप ये सवाल पूछते रहेंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर आपको मानना पड़ेगा कि भाई यहाँ के आगे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिट सीरीज है। बिल्कुल सही बात है सर, वो तो बिल्कुल सही बात है कि आप हर चीज का प्रूफ नहीं कर सकते। एक समय में आपको एग्जाम लेना ही पड़ेगा, बगैर एग्जाम भी कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं पर आपको एग्जाम पे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप हर चीज का प्रूफ तो नहीं कर सकते। और यही गणित की इनकम्प्लीटनेस भी, ये इनकम्प्लीटनेस है, बिल्कुल। खाली गणित की नहीं, साइंस की सब में गए। फिजिक्स में आप देख लीजिए हाइपोथेसिस होती है। आइंस्टाइन ने कह दिया था कि भाई स्पीड ऑफ लाइट फाइनाइट होनी चाहिए, भले उन्होंने एग्जैक्ट नंबर उनको नहीं पता था, उन्होंने कहा कि फाइनाइट होनी जरूरी है, इतना कह दिया। पर उन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि यूनिवर्स हैज टू बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक फॉर आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी टू वर्क और जनरल रिलेटिविटी टू वर्क। अब कैसे कह दिया आइंस्टाइन ने कि भाई यूनिवर्स हैज टू बी आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस? वो क्या पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा के आए? नहीं, ये एजम्पशन था, ये उनकी हाइपोथेसिस थी। बाद में वैज्ञानिक लोग उसको प्रूव और डिस्प्रूव करते हैं, वो भी लगभग। तो ये है क्वांटम और क्लासिकल में अंतर। यानी कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि जो क्लासिकल जो अभी तक की जो साइंस है वो क्लासिकल है, अब नहीं है, फिर वो क्वांटम में हो गया। नेक्स्ट हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी जैसे ये बताइए कि जो क्यूबिट है इसको थोड़ी एक बार और एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। तो 2 चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो क्लासिकल सिस्टम है वो बाइनरी लॉजिक पे काम करता है। बाइनरी लॉजिक मतलब क्या? 0 और 1, ये 2 होते हैं बिट की स्टेट। कंप्यूटर में बिट्स होते हैं, सब बच्चे जो आजकल कंप्यूटर पढ़ते हैं सबको पता है बिट क्या होता है। बिट होता है, बिट की वैल्यू 0 और 1 होती है, 2 ही ऑप्शन होते हैं। और बाइट बनती है 8 बिट से, फिर वर्ड बनता है 4 बाइट से, और उसे वैसे ही आपके सारे लेटर्स बनते हैं, पिक्चर बनती है, वीडियो बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। तो पूरी आपकी जो कंप्यूटिंग हो रही है, जो आपका ऑडियो विजुअल सब आ रहा है, डिजिटल जो सिस्टम है वो सारा बिट पे काम कर रहा है। और बिट कैसे क्रिएट होता है? ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, बिट 1, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, बिट 0। सिंपल सा लॉजिक है, वो भी डिटर्मिनिस्टिक है, एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 1। अच्छा, दूसरी बात, ट्रांजिस्टर होगा या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। आपके घर में स्विच है, या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में है। क्यूबिट थोड़ा सा अलग से है। क्वांटम में हर चीज बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए कि आपके दिमाग को खोजना शुरू करना शुरू कर देती कि भाई और सोचो, क्या यही ऑप्शन अवेलेबल है? देखा जाए तो क्यूबिट में क्या है कि वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन उसके बीच में और सब कुछ जो ऑप्शन है वो भी हो सकता है। 30% 0, 70% 1, 40% 0, 60% 1, और जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इन्फिनिट कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो उसमें जो है आप कहते हैं कि एक क्यूबिट,
जैसे बिट की स्टेट होती है या तो 0 या 1, एक क्यूबिट की स्टेट होती है अल्फा टाइम्स 0 स्टेट प्लस बीटा टाइम्स स्टेट 1। और ये अल्फा जो बीटा दो चीज है जो इनके मल्टीप्लायर है, जो इनके कोफिशिएंट्स है, इनकी वैल्यू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। केवल एक कंडीशन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो अल्फा स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है, खाली अल्फा प्रोबेबिलिटी नहीं होती, अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअली मॉड स्क्वायर होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम यूज करते हैं जिसमें रियल नंबर भी होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, तो उनके हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है, क्या करते हैं, मॉड स्क्वायर करते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर जो मॉड स्क्वायर है इसका, अल्फा का वैसे बीटा का, इनका मॉड स्क्वायर जब करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी देता है कि 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो अल्फा मॉड अल्फा स्क्वायर देगा, और 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो मॉड बीटा स्क्वायर देगा। तो ये है क्यूबिट। तो क्यूबिट का आंसर ये है कि वो दोनों स्टेट में एक साथ रह सकता है, लेकिन बिट जो है हमेशा एक ही स्टेट में एक बारी में रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई कॉइन को टॉस किया, बिल्कुल राइट है ना, हाँ, तो कॉइन अनेक स्थितियों में रह सकती है जब तक कि वो नीचे लैंड नहीं कर रहा है। बिल्कुल, हाँ, राइट। एक बार लैंड कर गया तब या तो हेड होगा या जो आप कर रहे हैं कि भाई इतना परसेंट भाई 30 डिग्री पर है, हाँ बिल्कुल, डिग्री पर अनेक हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कहें कि भाई वो कॉइन जो है वो हेड आया या टेल आया, हम तभी उसको मानते हैं, उस बीच क्या हो रहा है हम कभी उसको नहीं सोचते। तो वही बात क्वांटम सिस्टम में भी है कि जब तक आप उसको मेजर नहीं कर रहे हैं तब तक वो सब स्टेट्स में पॉसिबल है, वो बीच की स्टेट्स में भी है। लेकिन जैसे ही आप उसको ऑब्जर्व करेंगे या उसमें मेजरमेंट बनाना शुरू करेंगे, एकदम से वो जो है या तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा या 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है। अगर 1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वो सब स्टेट्स में एक साथ है। लेकिन बिट का ऐसा नहीं है, मतलब कई स्टेट में हो सकता है। हाँ, वो कोई कितनी भी स्टेट्स में हो सकता है, कई स्टेट में, हाँ, मतलब जितने भी पॉसिबल स्टेट जो उसकी है उन सब में हो सकता है। मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन है, हाँ, मान लीजिए हाँ, कोई राष्ट्र की खोज की बात करें या कोई क्वेश्चन की बात, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो उसके जितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो सब में एक साथ रह रहा है, सब में एक साथ रह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो यानी सुपरपोजिशन की स्थिति में तो फिर हमको तो उस, हाँ, तो वो जो है, तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन स्टेट्स, कि वो इन दोनों की मिक्स्ड स्टेट में है, इसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। एक सवाल क्वांटम में बड़ा फेमस है कि सुपरपोजिशन क्या होता है। सुपरपोजिशन क्या ये होता है कि जो एक तरह से कहना चाहिए कि दोनों की मिक्स्ड स्टेट्स हैं, 0 की और 1 की मिक्स्ड है। किस अनुपात में मिक्स है वो सिस्टम डिसाइड करता है। मतलब सुपरपोजिशन की एक स्थिति जो है सॉल्यूशन भी है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये भी है, लेकिन 100% नहीं है प्रोबेबिलिटी। बाकी जो सॉल्यूशन नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा थोड़ा है, पर वो कम है बस। जैसे इतनी अनेक पोजीशन, मतलब अनेक स्थितियां हैं, बिल्कुल, तो उन स्थितियों में से एक स्थिति को पकड़ना क्या इतना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, बिल्कुल। देखा होता क्या है कि क्वांटम सिस्टम में जब आप मेजरमेंट करते हैं, जब उसमें कोई आपने किसी तरह से या तो लेंस लगा के देखा या कोई उसमें लाइट डाली तब देखा है, कुछ भी, जब भी वो जो क्वांटम सिस्टम है किसी एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, कि चाहे फोटोन से चाहे किसी और चीज से, वो करते ही जो है अपना स्वरूप बदल देता है और वो उस स्थिति में पहुंचता है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बस अपने आप तो कुछ नहीं करना है, वो खुद ही उस चीज में वो रुक जाएगा। अब ये होता कैसे है, आइंस्टाइन को इसमें बड़ी दिक्कत थी। आइंस्टाइन ने कहा ये तो बिल्कुल ये भूत की तरह काम कर रहा है। उसने कहा कि घोस्टली एक्शन एट ए डिस्टेंस भी कह दिया इसको, कि दूर से चीजें हो रही है वो भूत की तरह हो रही है, कि मतलब कि ऐसी कोई है बीच में ताकत जो ये सब कुछ करवा रही है और आपको फाइनल आंसर मिला। कहने लगे ऐसा तो साइंस नहीं चल सकता, ये तो आप लोग खाली एक मतलब उल्टे सीधे मैजिक कह रहे हैं। लेकिन आइंस्टाइन उस चीज में गलत रहा। लेकिन वाकई में कितना मुश्किल बात थी, मुश्किल बात थी इस बात को समझना। इस बात को जब समझने में सोचिए, उस समय जबकि नई नई चीजें आ रही थी, एक से एक वैज्ञानिक थे, नोबेल लॉरेट थे सबके सब, उन्होंने जब इतने सारे डिस्कशन किया, आइंस्टाइन को तब भी समझ में नहीं आया
तो वाकई में जैसे हमारे अब वो दिमाग था जिसको दुनिया में लोग समझते हैं। कई बार हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही गई बिल्कुल कि भाई एक आदमी एक जगह यहाँ दिख रहा है और उस वक्त कहीं और जगह भी है, बिल्कुल ऐसा भी दिख रहा कहते हैं, और क्या क्यों नहीं कहते हैं, है। बिल्कुल। लेकिन वाकई में इसको मानना तो बड़ा मुश्किल नहीं नहीं बिल्कुल, साधारण इंसान के लिए हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, चाहे आंख से, नाक से, कान से, जैसे भी हम करते हैं, त्वचा से हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं तो वो इंद्रियों के थ्रू करते हैं। उसमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि जो इन चीजों को समझ सके। तो हमारा एक फाइनल आंसर होता है कि मैम इसको मेजर कर लो, देख लो कि क्या आपको आंसर आ रहा है। तो जब आप मेजर कर रहे हैं तो आपने सिस्टम तो डिस्टर्ब कर दिया ना। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था कि इलेक्ट्रॉन को अगर आपको देखना है, उसका साइज इतना छोटा है कि उसको आपको बहुत ही छोटी वेवलेंथ से देखना पड़ेगा। और छोटी वेवलेंथ का मतलब कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाई एनर्जी। तो आपको इतनी हाई एनर्जी का फोटोन चाहिए, जो एक्सरे तो बहुत ही कम है, एक्सरे के अरबों गुना ज्यादा एनर्जी की फोटोन चाहिए आपको। वो फोटोन पृथ्वी में कहीं नहीं होते, वो ब्लैक होल से या कहीं और गैलेक्सीज के कोलिजन से पैदा होते हैं। उन फोटोन से अगर आप इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे और सोचेंगे कि भाई ये लौट के हमारी आंख में आएगा तो हम उसको देखेंगे, या हमारे डिटेक्टर में आएगा तो हम उसको देखेंगे, उतने में तो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से ब्रह्मांड के दूसरे कोने पहुंच जाए। बिल्कुल। तो ये हो गया, आपने एक छोटी सी एक कण है उसको आप एक तोप के गोले से मार रहे हो और कह के तोप का गोला जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगा। आप सोच रहे हैं कि ये यहाँ पर है, जबकि वो वहां से कहाँ वो तो कहाँ जा चुका है। जब तक ये फोटो नहीं आया तब तक तो वो कहाँ गायब हो चुका है। तो वो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया उसमें। जी बहुत बढ़िया सर। इस बार आप ये बताइए जो इंटेंगलमेंट है, हाँ, ये क्या है? तो एंटेंगलमेंट भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी, जैसे क्वांटम में आपने देखा अभी तक कि बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो रही है। तो 5 चीजें होती है क्वांटम में जो हमारे साधारण जीवन में नहीं दिखती है। एक होता है अनसर्टेनिटी, एक हो गया आपका सुपरपोजिशन जैसे मैंने बताया, एक हो गया प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, डिटर्मिनिज्म नहीं है, मतलब कि एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिस्टिक आंसर मिलेगा। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज होती है ये एंटेंगलमेंट। अब ये एंटेंगलमेंट क्या चीज है? क्वांटम फिजिक्स में एंटेंगलमेंट आप इस तरह सोचिए कि 2 पार्टिकल है, मान लो कि उनमें आपस में एक ऐसा फोर्स है जो इनविजिबल है। अच्छा, वो कैसे है? अब हम शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल से। आपके स्कूल में बच्चों के सब जगह पीरियोडिक टेबल है, बच्चे सब याद करके रखे रहते हैं। बच्चों को शायद ये भी पता हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट में रखा जाता है। 1s1 हुआ, फिर 1s2 हुआ, फिर उसके बाद 2s1, 2s2, 2p3, जो भी मत आपके सबके आते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षाओं में भरते हैं। और होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन कक्षा में भर रहे हैं तो पहले आप कहते हैं कि हाँ, कक्षा को जो भरते हैं तो आपने पहले इसको आप इलेक्ट्रॉन आया, फिर अप आया, फिर अप आया, फिर अप आया। जैसे मान लीजिए पी ऑर्बिटल में आपको करना है तो आपने पहले इसमें 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, स्टोरियल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसके उल्टा ही उसमें बैठेगा। वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में साथ साथ नहीं रह सकते। ये नियम है क्वांटम फिजिक्स का। अच्छा, 2 चीजें इसमें है ध्यान रखने की। एक तो ये जो डायरेक्शन जो हम देखते हैं ना, ऐसे करके बनाते हैं और ऐसा करके बनाते हैं, इसको कहते हैं स्पिन डायरेक्शन। स्पिन एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की। उसको आप साधारण तौर पर देखा जाए तो मान सकते हैं कि चलो जैसे हमारी पृथ्वी स्पिन कर रही है, जैसे सूरज स्पिन कर रहा है, हमारा जो लट्टू है वो स्पिन करता है, उस तरह का है। पर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं कर रहा है, पर उसकी वैसी प्रॉपर्टी है जिसको हम स्पिन प्रॉपर्टी मानते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं स्पिन प्रॉपर्टी है। तो वो खाली मान के चले फिलहाल। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का ये नहीं बता सकते कि ये इसकी स्पिन ऊपर को है या नीचे को है। तो हम जब ये भरते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन की ऐसी है, ये ऐसी है, तो ये खाली हमको समझने के लिए है कि भाई 2 अपोजिट होंगे, इतना तो पता है। पर कौन सा इलेक्ट्रॉन ऊपर है उन दोनों में से, कौन सा नीचे है, ये किसी को पता चल ही नहीं सकता। बस केवल एक चीज की गारंटी है कि दोनों की डायरेक्शन एक जैसे नहीं हो सकती, अपोजिट होगी, इतना पता है बस। तो इसलिए हमारे साधारण तौर पे हम कहते हैं कि चलो भेजने के लिए कि भाई चलो पहले यहां भर लो, इनको भरो ऐसे करके, फिर उसके बाद ऐसे करके भरो इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि सब कक्षाएं पूरी हो जाए, उसके कक्षित पूरे हो जाए। अच्छा, ये तो है स्पिन प्रॉपर्टी। अब ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है कि भाई ये अपोजिट है, मतलब कि जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आपने रखा तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया
अपोजिट हो। तो उसको तो पता है कि यार इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मुझे इसका उल्टा ही होना है। अच्छा, वैसे उसको भी नहीं पता है, पर इसको इतना पता है कि ये जो होगा मैं उसका उल्टा होऊंगा, और इसको भी पता है कि ये जो होगा मैं इसका उल्टा होऊंगा। हम दोनों एक साथ ऊपर को या एक साथ नीचे को नहीं हो सकते। तो क्योंकि देखिए जो क्वांटम नंबर में जो हम बात करते हैं, हाँ। तो हम तो कहते हैं कि चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं। हाँ, हम कहते हैं ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन की भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिल्कुल अपोजिट होंगी, इतना पता है कि अपोजिट होंगी बस। पर कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है ये कोई नहीं बता सकता। अच्छा, अब ये दो इलेक्ट्रॉन को आप मान लें कि आपने दोनों को इलेक्ट्रॉन को किसी चिमटे से उठा करके रख दिया एक जगह पे। अब अभी तक आपने उनको देखा नहीं है, मतलब ऐसे कोई एक थॉट एक्सपेरिमेंट करिए, एक दिमाग में सोच के करिए कि मान लो हम इन दो इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां से वहां रख, ठीक, कैसे रखें उसको छोड़ो, मान लो। अच्छा, अब उसमें से हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के हमने एक डब्बे में रख दिया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को आप अपने हाथ से पकड़िए और ले जाइए एक ब्रह्मांड के दूसरे, एक रॉकेट में बिठा करके कहीं ब्रह्मांड के दूसरी जगह पहुंचा दीजिए। मान लो कि यहां से वहां तक की दूरी 10 खरब मील है, या जितने भी मील है, बहुत दूर है, 10 साल लग गए, 20 साल लग गई, वो वहां पहुंच गया। प्रकाश को वहां से आने में मान लो कि 1 साल लग जा रहा है, इतना दूर है, ठीक हो गया। अब ये सोचिए, अब हमने ये वाला डब्बा खोला और इसमें मेजरमेंट किया इस इलेक्ट्रॉन से, हाँ भैया हमको जो है तुम्हारा स्पिन की डायरेक्शन पता लगानी है, तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है का स्पिन ऊपर को है या नीचे को है, तो पता चल जाएगा। पर जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर हुआ या नीचे हुआ, वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां बैठा हुआ है वो ऑटोमेटिकली दूसरी डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा। अब उसकी अनसर्टेन नहीं रही उसकी पोजीशन, अब उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है। अब आपको वहां जाने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां बैठे बैठे ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्पिन अगर ऊपर था तो उसको अपोजिट होना, तो उसको अपोजिट हो चुका है, अब होना ही पड़ेगा। पहले वो दोनों था, ये भी दोनों थे, क्योंकि ये ऐसे हो गया है, अब वो वैसे हो गया है, ये डिटरमाइंड हो गया, ये डिटरमिन्ड हो गया है, तो वो भी डिटरमिन्ड हो गया है उस अपोजिट डायरेक्शन में। पर इस बात को आइंस्टाइन को बड़ा मुश्किल हो गई समझने में। आइंस्टाइन ने कहा ये तो स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस है, ये तो भूत की तरह होगा कि मतलब यहां से कोई भूत ने जो है वहां से वहां पहुंच के तुरंत उसको उल्टा कर दिया। सवाल यह है कि उसको कैसे पता कि ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन क्या बताई है, और यहां से प्रकाश को वहां जाने में कम से कम 1 साल लगेंगे या ज्यादा लगेंगे, डिपेंड करता है कितना दूरी पर है। प्रकाश से ज्यादा से कोई स्पीड से कोई चलती नहीं चीज, लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है ब्रह्मांड में, इंफॉर्मेशन किसने, तो इंफॉर्मेशन यहां से वहां कैसे गई। तो आइंस्टाइन को इस चीज में बहुत ही मुश्किल समझने की थी कि ये संभव नहीं है। वाकई कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर ये जो था, ये बिहेवियर जो था, मैक्स बॉर्न जैसे जो साइंटिस्ट रहे, फिजिसिस्ट रहे, उन्होंने कहा नहीं गुरु, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं अपने हिसाब से, हमको भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रकृति इस तरह से ही व्यवहार कर रही है। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये और वो जो अपोजिट है, हाँ, ये किसी फील्ड से जुड़ा है, कहना चाह रहे हैं, ये किसी तरह से जुड़े हुए हैं। वो क्या चीज है, बाद में इसको कहा गया वेव फंक्शन, कि जब ये दोनों पार्टिकल थे, हम तो इनको दो अलग अलग देखते हैं, हम इंसान है, हम इनको दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की तरह देख रहे हैं, लेकिन प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उसको ये एक ही चीज दिख रही है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज के दो पार्ट हैं। मान लें कि आपके बॉडी में एक हाथ ये है, दूसरा हाथ ये है, तो जैसे ये हाथ ऊपर हुआ, ये हाथ नीचे हो गया, ये हाथ आगे है, ये हाथ पीछे है, आप चल रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं, आप ऐसे नहीं चल रहे हैं, ठीक हो गया नहीं, आप आगे पीछे ही करके चलते हैं जब चलते हैं, है कि नहीं। बस वही प्रकृति में भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें यहां से इंफॉर्मेशन वहां नहीं जा रही है, ये जो वेव फंक्शन है वो पूरे ब्रह्मांड में पहले से ही फैला हुआ है, कनेक्टेड है, ये पहले से ही कनेक्टेड है, इसमें ना 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 यहाँ से वहां कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। मान रहे हैं कि एक लट्ठा, मतलब करीब करीब मैं समझ रहा हूँ, एक स्पिन यहाँ को एक और दूसरी एक लट्ठा लगा दें, बस समझे कि यहाँ से वहां तक कोई चीज मतलब इससे कनेक्टेड है, लट्ठी जैसी कनेक्टेड है कि जैसे ये घूमा तो वो उल्टा घूम गया, बस वो उल्टा घूम गया बस। तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन जाने की जरूरत नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने कहा। मतलब इतने स्मॉल कनेक्शन, इतने माइन्यूट कनेक्शन, इतने माइन्यूट कनेक्शन है। सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन के बीच में है और कहां रह गया ब्रह्मांड का उधर का कोना, कहां रह गया यहाँ। इसका मतलब ब्रह्मांड में हर चीज हर जगह प्रेजेंट है। तो ये तो मैं यहां भी हूं, मैं सब जगह हूं। तो करीब करीब हम स्ट्रिंग थ्योरी की ओर जा रहे हैं।
बिल्कुल सब जुड़े हुए हैं। सब जुड़े हुए एक दूसरे से। अच्छा सर, थोड़ी ये बताइए कि जो तो बहुत सुंदर हो गया, ये बताइए थोड़ी सी, ये जो क्वांटम कंप्यूटर का हम जो सुन रहे हैं कि इसको बड़े लो टेम्परेचर में रखते हैं, हाँ, ये ऐसा क्यों करता है? तो क्वांटम कंप्यूटर का काम जो है मोस्टली इलेक्ट्रॉन लेवल पर होता है, एटॉमिक लेवल पर होता है, ये कहना चाहिए, या सब एटॉमिक लेवल पर। अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि इतना छोटा है, अगर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन के सामने पास आ जाए, कुछ हो जाए, उसको हिट करे, तो वो बहुत दूर जा सकता है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा है। तो आपको उसको एक जगह में कन्फाइन करना है, क्योंकि आपको उससे कैलकुलेशन करवानी है इलेक्ट्रॉन से। अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉर्मली होता क्या है कि जब क्वांटम कंप्यूटर बनते हैं, जैसे आज के समय में हमारा आईबीएम के क्वांटम कंप्यूटर है, 110 क्यूबिट है या 1000 क्यूबिट है, 1100 क्यूबिट है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी तरह से, ये एंटेंगल्ड है एक दूसरे से, सबके सब। अब अगर मान लो कि कोई भी फोटोन कहीं से आ गया इधर उधर से और उसने एक भी इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर दिया, तो ये सारा का सारा सिस्टम चरमरा जाएगा पूरा का पूरा। ये तो इस तरह समझिए कि आपकी एक दीवार बनी हुई है ऊंची, बिल्कुल एक के ऊपर एक के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर फोटोन हिट कर दे तो वो पूरी दीवार चरमरा जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। तो क्वांटम कंप्यूटर ऐसा ही है कि ये सब इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए, एक भी फोटोन को उसके आसपास फिरकना नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो कैसे ऐसा संभव है? तो आपको क्या करना है, फोटोन कब आते हैं? जब कहीं से हायर एनर्जी होती है, हाई एनर्जी से कहीं कोई फोटोन आया, वो आपके पास आ गया। तो पहली बात तो आपको इसको बक्से में बंद करके रखना है, एक छोटे से बॉक्स में। अच्छा, बॉक्स के अंदर भी आप देखें, आप ये कमरा भी एक बॉक्स है, लेकिन इसमें अणु परमाणु है वायुमंडल के, ये सब चल रहे हैं, और हर अणु परमाणु का टेम्परेचर है, पूरे आपके कमरे में कुछ टेम्परेचर है, चाहे इसमें 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा हो, वो भी 273 डिग्री केल्विन तो है ही, बहुत टेम्परेचर है, उसमें भी रेडिएशन निकल रहे हैं, वही फोटोन निकल रहे हैं। तो आपको पहली बात तो सब हवा खत्म करनी, मतलब वैक्यूम करना है उसमें। अच्छा, आपने वैक्यूम कर दिया, और वैक्यूम भी इस लेवल पे भी कि एक भी एटम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी जो दीवार है, जिस डब्बे में जो बॉक्स की बॉडी तो होगी, उसमें तो एटम ही रहेंगे, उनको हम कैसे गायब करोगे? फिर तो खोलना पड़ेगा, और खोलेंगे तो फिर बाकी चीज अंदर आ जाए। तो अब समस्या ये है कि आप इसको कैसे कंट्रोल करें, मतलब उसको फ्रीज करना पड़ेगा बस। तो आपने उसको धीरे धीरे उसका आप टेम्परेचर कम करें, क्योंकि जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, आपको उनकी गतिविधियों को बिल्कुल खत्म कर देना है, कि हिले डुले ही नहीं। साधारण टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, या इवन छोटे कम टेम्परेचर पे, चाहे बर्फ भी पड़ रही हो तब भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं, कम एनर्जी से करते हैं, लेकिन करते हैं। आपको उनको प्रैक्टिकली खड़ा कर देना है कि भाई तुम लोग हिलना मत, यहां पर अंदर काम चल रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्यूटर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तुम एक भी मॉलिक्यूल आसपास जो है सामने से कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग हिलोगे तो फोटोन बाहर निकलेगा, और उस फोटोन से जो है ये पूरा कंप्यूटर की कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए जो है उसको बहुत ही कम टेम्परेचर रखा जाता है, और वो है लगभग एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन के पास। आज के समय समझिए लगभग 15 मिली केल्विन, एक केल्विन के 1000वें भाग को आप 1 मिली केल्विन कहते हैं। तो 15 मिली केल्विन या 3-4 मिली केल्विन के आसपास, ये समझिए। 3-4 मिली, तो हाँ, मतलब बहुत ही कम, 0 केल्विन, बस समझिए कि 0 केल्विन के आसपास। अब एक एब्सोल्यूट 0 तो हम कोई कर नहीं सकता तो ब्रह्मांड में, क्योंकि जो आपका जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है ब्रह्मांड में, वो है वो डिसाइड होता है आपके प्लांक कांस्टेंट टाइम्स न्यू, फोटोन की जो एनर्जी होती है उसके हिसाब से। तो उसको हम मिनिमम जो कर सकते हैं वो है इस समय आजकल 3 डिग्री केल्विन के आसपास, 3 मिली केल्विन के आसपास, जो कि टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक है। अच्छा, इतना ठंडा ब्रह्मांड में कहीं और जगह नहीं है। आप ब्रह्मांड में बाहर जाएंगे, वहां भी ठंडा बहुत है, पर वो 3 डिग्री केल्विन है, वो भी बहुत ठंडा है, -270 के आसपास है, लेकिन फिर भी -273 नहीं है। ये तो -273 पॉइंट जो भी आपका होता है, 23 जो भी होता है, उसमें तो मिली केल्विन तक है, 1 केल्विन से भी कम है। उसका भी 1000 भाग है, उसके 15 भाग कर लो, उसके 15 पार्ट कर लो, तब 15 मिली केल्विन बनेगा आपका। तो बहुत ही कम टेम्परेचर है, इसलिए आप इसको लो टेम्परेचर में रखते हैं, फ्रीज करके, ताकि जो कैलकुलेशन अंदर कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना हो। मतलब बाकी चीजें तो बाहर से सब अणु परमाणु तो फ्रीज हो गए, अणु परमाणु हमने फ्रीज कर दिए, कोई बाहर से कोई चीज आ नहीं सकती। तो अंदर जो आपके अंदर जो है क्यूबिट्स है, वो आपस में इंटरेक्ट करके, इलेक्ट्रॉन के बने, हाँ, इलेक्ट्रॉन के जो बने हुए हैं वही अपनी कैलकुलेशन करने लगे हुए हैं,
वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपने उनको पहले से बता दिया। अच्छा, उनको भी इंटरेक्ट करने के लिए आपको उनको बोलना पड़ेगा कि क्या करना है। तो उसके लिए स्पेशल वेव्स आप वेव गाइड के थ्रू डालते हैं। छोटे छोटे पाइप होते हैं, उनसे माइक्रोवेव पल्सेस डाली जाती है। वो बड़ी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है। तो माइक्रोवेव पल्सेस डालते हैं, पर आपको पता है एग्जैक्टली कौन सी पल्स आप डाल रहे हैं, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है उसको। कोई और कंट्रोल करे, कोई एटम मॉलिक्यूल कंट्रोल करे, क्योंकि वो तो पता ही नहीं आपको क्या हो रहा है। ये चीज पता है आपको कि ये हो क्या रहा है। मतलब केवल इलेक्ट्रॉन काम कर पाएंगे, बाकी सबको बंद है। आप बस ये लोग काम कर रहे हैं, वो जिनको परमिशन दी गई है वही काम, जिनको परमिशन दी गई वही काम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि इसका फिर भविष्य में क्या सब जगह हम यूज कर पाएंगे या कहीं कहीं पर इसका यूज? हाँ, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर में ये है कि क्लासिकल कंप्यूटर डिटरमिनिस्टिक होता है। तो अगर आपको बैंक का काम करना है तो आप तो क्लासिकल कंप्यूटर ही यूज करेंगे, क्योंकि आपको जोड़ घटाना करना है। कोई कहे कि ना भैया मेरी तो सैलरी आई थी पिछली बार 1000 रुपये आई, इस बार 1000 रुपये आई, उसने कहा 1000 + 1000 मतलब 200 1099। वो तो गलत आंसर दे दिया इसने, उनका मेरे तो पैसे कट गए। तो आप क्वांटम कंप्यूटर यूज मत करिए उसके लिए। लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम है आपके, एक सिक्योरिटी सिस्टम को लेके चले। मान लो सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, आजकल जो भी आपके पासवर्ड होते हैं बैंकिंग के और डिफेंस के, स्पेस के, मतलब हर चीज आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आपका पूरा डेटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। आपको चाहिए कि भाई कोई किसी आपकी चीज इंफॉर्मेशन को ले ना ले, सब जगह पासवर्ड होते हैं। ये जो पासवर्ड होते हैं, इनका जो एनक्रिप्शन होता है, जिस तरह से इनको चीजों को बिल्कुल छुपाया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं RSA। रिवर्ट, शर्मन और एडलमैन करके 3 फेमस साइंटिस्ट हुए थे अमेरिका में। उन्होंने आज से लगभग 40 साल पहले, 35-40 साल लगभग के आसपास है, तब उन्होंने इस एक एल्गोरिदम की खोज करी थी, एनक्रिप्शन की। साधारण तौर पे ये ऐसी होती है कि ये 2 प्राइम नंबर लीजिए, खूब बड़े मतलब एक नंबर जो है उसमें लगभग 100 अंक है, ठीक है, या 150 अंक है। इतना बड़ा नंबर है, कोई 150 अंकों का नंबर है। वैसे 2 प्राइम नंबर लिया। प्राइम नंबर सबको पता है, वो नंबर जो किसी या तो 1 से भाग हो पाएगा उनका, या उसी नंबर से होगा, उसके कोई फैक्टर नहीं होते। ठीक हो गया। 2 प्राइम नंबर लीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उस नंबर को आप रिकॉर्ड करिए, उस नंबर को आप पब्लिश कर लीजिए। उस नंबर में सब कुछ छुपा हुआ है। सारी जो आपकी जो सिक्योरिटी है वो उस नंबर की गोलमोल करके बनाई गई है। उस नंबर में इसको छुपाया गया है, आपके डेटा को। अगर किसी को इसके दोनों प्राइम नंबर पता चल जाए, किस 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से ये नंबर बना है, ये 77 है। 7 × 11, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। तो अगर 77 होगा तो फिर से पता लगा लेंगे आप कि मैं 7 × 11 77 होता है। लेकिन अगर 300 अंकों का कोई नंबर हो और आपसे कहा जाए कि पता लगाओ कि कौन से वो 2 प्राइम नंबर है जिनका ये प्रोडक्ट है, तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई कंप्यूटर बन नहीं सकता है, या आज तक ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं बना है जो इसको 10 अरब सालों में भी पता लगा सके कि ये कौन से 2 नंबर है। तो उसका फायदा यह है कि आपकी जो डेटा है वो सिक्योर्ड है। पूरे दुनिया में सारे गवर्नमेंट जो है, डिफेंस का डेटा है, आपके बैंकिंग का डेटा है, जहां भी सिक्योरिटी यूज होती है, पासवर्ड है, ईमेल के, इसके उसके, हर जगह आपका यही एल्गोरिथम चलती है। अच्छा, तो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉब्लम असंभव है? तो इस पर बहुत मैथमेटिशियंस ने और साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के काम किया। तो जब ये क्वांटम कंप्यूटर आने लगे तो तब पता चला कि भैया क्वांटम कंप्यूटर से जो है ये 2 फैक्टर आपको पता लग सकते हैं जल्दी में। और अगर आपके पास वास्तव में एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर है जिसमें मान लो कि 4000 क्यूबिट के आसपास अगर है, तो आपके इस 2 फैक्टर को वो 100 सेकंड में निकाल देगा। जिसको आज के सुपर कंप्यूटर को अरबों साल लगते हैं, सुपर कंप्यूटर को, लैपटॉप को नहीं, सुपर कंप्यूटर आपके लैपटॉप से अरबों गुना ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बावजूद भी उसको अरबों साल लग जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको क्वांटम कंप्यूटर जो है 100 सेकंड में ब्रेक कर देगा। तो सारी दुनिया में हलचल ये मची कुछ समय पहले कि भाई क्वांटम कंप्यूटर आने लग गए। अब ये
समय की देर है कि किस दिन ये इतने पावरफुल बन जाए कि ये आपके एनक्रिप्शन को ब्रेक कर दे। अब ब्रेक कर देंगे तो आपके पासवर्ड कोई भी, मतलब जिसके पास एक्सेस है क्वांटम कंप्यूटर के, वो आपका पासवर्ड ही ब्रेक कर सकता है। आपके सारे सिक्योरिटी गई, देश की सिक्योरिटी गई, डिफेंस सिक्योरिटी गई, बैंकिंग सिक्योरिटी गई, सब कुछ खत्म। तो जो देश पहले कॉलम को बना लेगा सही तरीके बस वो काफी तो एनक्रिप्शन को तोड़ सकते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि काफी लोग जो आपके हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके गवर्नमेंट के डेटा को, खासतौर से गवर्नमेंट का डिफेंस डेटा है या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबके सब एनक्रिप्टेड है, सब में एनक्रिप्शन लगा हुआ है, उन सबको वो लोग कहीं से कॉपी करके अपने पास रख ले रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि हम इसको संभाल के रखते हैं। जब आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जब कोई क्वांटम कंप्यूटर रेडी हो जाएगा तो हम इनको रन करके देखेंगे कि इनके अंदर है क्या, क्योंकि कुछ कुछ सीक्रेट होते हैं जो आपके 50 साल तक रहने चाहिए, वो आपके निकाल लेंगे और उनको पता चल जाएगा आप किस तरह से सीक्रेट रखते हो, ये पता चल जाएगा आपको। तो गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में इस पे काम कर रही है कि कैसे क्वांटम सेफ एनक्रिप्शन हो, कि जो क्वांटम भी हैक नहीं कर पाए, जो क्वांटम कंप्यूटर भी ब्रेक नहीं कर पाए। तो क्वांटम की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये आजकल के जो सिक्योरिटी उसको ब्रेक कर सकता है, दूसरा वो आपको ऐसी नई टेक्निक भी दे सकता है जिसको दुनिया में कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटर यूज करे चाहे कोई और करे। ऐसे एंटेंगलमेंट आपने अभी सुना, एंटेंगलमेंट में क्या हो रहा है, आप इस इलेक्ट्रॉन को कुछ कर रहे हो तो उस इलेक्ट्रॉन को पता चल जा रहा है। अब ये सोचिए कि मान लो आपको एक मैसेज भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लूंगा, उनको कुछ उनमें एनक्रिप्शन लगा करके आपको भेजूंगा। अब मैं चाहता हूं कि आपके और मेरे बीच में कोई इसको हैक ना करे, तो मैं क्या करूंगा कि जो उसके एंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं उनको अपने लैब में रखे रहूंगा, अपने पास रखे रहूंगा। जैसे किसी ने हैक करने की कोशिश करी तो यहां पर जो एंटेंगल्ड पार्टिकल है उनको पता चल जाएगा, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी कोने में ही हो। मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि मुझे इस रास्ते में कहीं होना है। मैं तो अमेरिका में बैठ के देख सकता हूं कि भैया ये मेरा जो एंटेंगल्ड पार्टिकल है इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई, इसका मतलब किसी ने कहीं डिस्टर्ब किया है इस रास्ते को, तो इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन उसकी लूज हो जाएगी, तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं हैकर को। तो उस पर भी काम चल रहा है, मतलब ऐसी ऐसी चीजों में काम चल रहा है कि मजा आता है इसको सुन करके पढ़ करके। ये है कि अगर हम इसको बढ़िया बनाने में सक्सेस हो जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके ऑप्शन करने में सक्सेस हो जाते हैं, तो फिर भविष्य में हर चीज होगी, बिल्कुल इवन वार चेंज हो जाएंगे, वार चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल, और क्या, सब कुछ। तो आजकल क्या हो रहा है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, इवन इंडियन गवर्नमेंट भी, सब लोग अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब डेटा है उस सबको क्वांटम सिक्योरिटी के थ्रू ले जा रहे हैं। इसी पर मेरा भी एक पेटेंट है जिसपे क्वांटम एनक्रिप्शन पे, कि मतलब क्वांटम सेफ एनक्रिप्शन कैसे होगी जिसको क्वांटम कंप्यूटर भी ना तोड़ पाए। अच्छा, हाँ जी सर। वो हमने 2018 में उसको पेटेंट को पब्लिश किया था। मतलब अभी क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेशनल हो गए? हाँ, क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेशनल हो चुके हैं, अभी लार्ज स्केल पर नहीं है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी नई है और अभी उसको 2-4 कंपनियां उसको टेस्ट कर रही है, अपने यहाँ अपने सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं, और वैसे रिसर्च लेवल पे सब जगह यूज हो रहा है, पर पब्लिक के लिए यूज करने के लिए अभी थोड़ा समय है। अभी एफिशिएंसी उसकी उतनी नहीं है, और दूसरा क्या है, क्योंकि एफिशिएंसी कम है इसलिए वो महंगे पड़ेंगे। भाई पब्लिक के लिए तब आप आती है कोई चीज जबकि वो बिल्कुल एक सॉलिड बन जाए, एफिशिएंट हो जाए और कॉस्ट नीचे आ जाए, तो तब जाके उसका सरकार के स्तर पर यूज हो रही है। पूरी दुनिया में लगभग सब गवर्नमेंट यूज कर रही है। अच्छा सर, हमारे देश में क्या स्थिति है इसकी? हमारे देश में क्या कि इंडिया का जो क्वांटम मिशन है लगभग 1 साल पहले वो शुरू हुआ था, इंडिया क्वांटम मिशन। वो अच्छा आइडिया है, कम से कम एक अवेयरनेस, पहली बात तो। नहीं तो लोग सोचते रहते हैं तो सब कुछ हो जाता है, फिर हम कहते हैं अरे भैया क्वांटम भी है। तो यह है कि प्रॉम्प्ट एक्शन तो हुआ है, भले उसमें अभी उतनी गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है जितनी मुझे लगता होनी चाहिए भारत देश के हिसाब से, पर चलो उस समय के साथ वो भी हो जाएगा, हो सकता है। पर एक कंपनी है जैसे इंडिया में QPI करके, तो वो जो है क्वांटम बेस्ड एनक्रिप्शन पे वो भी काम कर, क्वांटम कंप्यूटिंग पे वो प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, वो लोग अपने क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं। वैसे ही IIT मुंबई में क्वांटम कंप्यूटर पे काम हो रहा है, वो कोलैबोरेशन से हो रहा है इंडस्ट्री से, मेरे ख्याल से IBM से कोलैबोरेट हो रहा है, कोलैबोरेशन है इनका, शायद गूगल भी किसी और जगह से कर रहा होगा। तो चल रहा है काम यहाँ, ऐसी बात नहीं हो रहा है, पर ये केवल 2-4 गिने चुने संस्थाओं पर ही हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारे देश में ये चीजें आज से ही बच्चों के लेवल से लेकर के, जैसे हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों को पता चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि बच्चे इसको पढ़ना अभी से शुरू कर दें
और कॉलेज लेवल पे ये कोर्स भी शुरू हो जाए, ताकि ये चीजें बच्चे रेडी हो जाएं। जब तक ये कंप्यूटर आपके पास आएंगे, आप लोग भी रेडी हो जाएंगे उसको यूज करने के लिए और समझने के लिए। बच्चों का दिमाग तो बहुत अच्छा है। बच्चों का दिमाग तो बहुत अच्छा रहता है, उनको मौका मिल जाए तो बिल्कुल क्यों नहीं अच्छा करें। और क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय, आपने महत्वपूर्ण जानकारी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आगे भी आप हमको देते रहेंगे।